हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। हम लोग लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाला स्टार्ट कर दिया था। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कवर कर लिया, जहाँ पे मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन का बेसिक जो होता है वो समझा दिया। इसके अलावा वहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ लिया, किस तरह से मसल्स में हमारी रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये आप लोगों को बताया गया था। इसके अलावा जब रेस्पिरेशन की बात आई लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 पार्ट कैटेगराइज कर लिए थे। उसमें से एक पार्ट हमारे पास था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और एक पार्ट था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला सेक्शन था वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कवर अप करा दिया था। यहाँ पे हम लोग जो पार्ट नंबर 2 के अंदर रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे वो रेस्पिरेशन एनिमल्स वाला होगा, ठीक है ना। तो होप कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा और उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो कर लिए होंगे, और जो MCQ होमवर्क्स दिए गए थे वो सारे आप लोगों ने कवर अप कर लिए होंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर होने चाहिए सारे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो, हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब अगर एनिमल्स के रेस्पिरेशन की बात करें तो एनिमल्स में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। देखो, इसमें से कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, यानी उनमें स्किन काम करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, और कुछ में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे फिशेज़ में आप देखोगे गिल्स होती हैं, कुछ के अंदर विंड पाइप यानी ट्रैकिया होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं हम लोगों की तरह जिनकी बॉडी में लंग्स पाए जाते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में उन ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर सरफेस। अब जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा और CO2 को बाहर किया जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती है और CO2 में नहीं चाहिए होती, तो CO2 को हम लोग वहाँ से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह का जो गैसेज का एक्सचेंज होता है ये जिस सरफेस पे होता है उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सरफेस को हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस हो गई। अब अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, वो ये पूछते हैं कि एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस अगर हमारे पास होनी चाहिए तो उसकी क्या क्या फीचर होनी चाहिए, कि ये फीचर अगर हमारे पास हैं तो उस तरह की सरफेस को हम एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस बोलेंगे और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है प्रॉपर वे में, तो उसका आंसर देख लीजिए ज़रा कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्लियर लिखा हुआ है, एक गुड रेस्पिरेटरी सरफेस हैज फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन सी फीचर होनी चाहिए? सबसे पहला फीचर जो हमारे पास है वो ये है, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। क्यों? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा वो, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया छोटा सा है, इतनी सी सरफेस है, तो इतनी सी सरफेस पे कम ऑक्सीजन आएगी, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उस पर ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाएगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो है यहाँ पे वो ये है, इट शुड हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। अब यहाँ पे क्या है, एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस वो होगी जिसकी वॉल्स थिन होगी। यानी कि सपोज करो कि हमारे पास ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर आना चाहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर तभी तो आ पाएंगे जब ये जो वॉल्स हैं इसकी वो थिन होंगी। अगर ये थिक वॉल हुई तो उस केस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ना तो अंदर आ पाएंगे और ना ही CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर जा पाएंगे। तो फिर ये अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ से हो गई, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस अच्छी होने के लिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि उसकी जो वॉल्स होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए, सो दैट गैसेस का डिफ्यूजन आसानी से किया जा सके। ऑक्सीजन को हम लोग हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में लेके आ पाएँ, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर ज़्यादा है तो उसको बाहर निकाल पाएँ। तो ये एक्सचेंज, ये जो डिफ्यूज़न हो रहा है गैसेस का, ये तभी पॉसिबल है जब उस रेस्पिरेटरी सरफेस की वॉल्स कैसी हों? थिन वॉल्स हों, ठीक है। ओके, जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि इट शुड बी परमिएबल, है ना। परमिएबल मतलब अलाउ करना किसी चीज़ को। किस चीज़ को अलाउ करना चाहिए उसको? टू द रेस्पिरेटरी गैसेज लाइक O2 एंड CO2। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है हम लोगों ने इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन बना दी, बट जो ये सरफेस है वो O2 और CO2 के लिए नॉन परमिएबल हो गई। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? बात तो वही की हुई हो गई भाई, आपने वॉल तो थिन बना दी बट अब ना तो ऑक्सीजन आ सकती ना CO2 बाहर जा सकती, तो उससे भी कोई काम नहीं चलेगा। जब गैसेज का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन आएगी ही नहीं, तो आपका रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो उसका मतलब हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए सो दैट वो ऑक्सीजन को आने दे और CO2 को बाहर जाने दे। तो इन दोनों गैसेस के लिए वहां पे परमिएबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट वन क्या है कि इट शुड बी रिच इन ब्लड सप्लाई। जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है इसके आसपास ब्लड सप्लाई यानी ब्लड वीन्स और आर्टरीज का कनेक्शन होना चाहिए चारों तरफ। क्यों? क्योंकि सोचो जरा, जो यहाँ से ऑक्सीजन आएगी वो ऑक्सीजन इस सरफेस के अंदर भर गई, अब इसको पूरी एंटायर बॉडी में ब्लड के अंदर लेके कौन जाएगा? मतलब इस पूरी एंटायर ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके कौन जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाएगा ना। तो इसलिए ब्लड का कनेक्शन यहाँ पे होना ज़रूरी है। यहाँ पे चारों तरफ आर्टरीज या वीन्स के कनेक्शन होने ज़रूरी हैं, सो दैट जो ऑक्सीजन यहाँ पे आके भर गई है उस ऑक्सीजन को लेके जाने वाला कोई हो, सो दैट बॉडी के हर एक सेल में प्रॉपर रेस्पिरेशन हो पाए। क्योंकि उस ऑक्सीजन को पूरी एंटायर बॉडी तक पहुँचाने का काम कोई और करेगा ना। क्योंकि आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो तो लंग्स तक छोड़ के आते हो, लंग्स के बाद वो पूरी एंटायर बॉडी में कैसे जाती है? तो पूरी एंटायर बॉडी में ब्लड उसको सप्लाई करके लेके जाता है। इस बारे में आपको पढ़ाऊंगा। अब ब्लड कैसे फ्लो होगा पूरी बॉडी में? तो ऑब्वियस सी बात है, पंपिंग मशीन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा हार्ट। तो हमारा हार्ट फोर्स करता है ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो होने के लिए। मतलब ब्लड हमारी लंग से ऑक्सीजन उठाता है, उसके बाद वो ब्लड पूरी एंटायर बॉडी में उस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करके आता है और वहाँ से क्या कलेक्ट करके लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लेके आता है सेल से और लाके लंग्स में छोड़ देता है और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर कर दी जाती है। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस के कौन कौन से फीचर होते हैं हम लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक, तो बेसिक हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। चलो अब आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस की बात कवर अप हो गई। अब वहाँ पे जो आपको चार्ट बनवाया था आपको याद होगा, तो वहाँ पे जब हमारे पास रेस्पिरेशन इन एनिमल्स था तो उसमें सेक्शंस बने हुए थे अलग अलग। तो उसमें से ए पार्ट की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, यानी उनका सर्वाइवल पानी के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टेडपोल, स्नेल, ये जितने भी एनिमल्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ये सारे एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। क्या नाम बोलते हैं उसको? गिल्स बोलते हैं। तो इनके अंदर होते हैं गिल्स, और इन गिल्स की हेल्प से ही ये लोग क्या करते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भाई पानी के अंदर रहते हैं तो एटमॉस्फेयर की तो ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, तो ये कौन सी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं? ये लोग पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। अगर हम लोगों को पानी में डुबा दिया जाए तो हम लोग सही से सांस नहीं ले पाते ना। क्यों? हमारे अंदर थोड़ी ना है गिल्स, हमारे अंदर तो लंग्स हैं, और लंग्स स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं पानी से ऑक्सीजन को खींचने के लिए। लंग्स कहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं? लंग्स सिर्फ एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, और जबकि गिल्स कहाँ से ऑक्सीजन ले सकती हैं? गिल्स पानी के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है ना। इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है इन पर्टिकुलर एनिमल्स में, गिल्स की हेल्प से होने वाला रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, बट हल्का सा ध्यान रखना कि हाँ, फिश, टेडपोल, स्नेल जो होते हैं इनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, और इस तरह का रेस्पिरेशन ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहलाता है। अच्छा, अब पानी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, आप उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, यूनिसेलुलर होते हैं वो। तो जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, ये सब भी पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर थोड़ी ना गिल्स होते हैं। भाई गिल्स जितना बड़ा ऑर्गन इन छोटे से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थोड़ी ना फिट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी में चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करते हैं। जैसे अमीबा है हमारे पास, रेंडम सी शेप का होता है, तो अमीबा में यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो अमीबा आपने देखा था ना, अमीबा इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सूडोपोडिया बना के अपना खाने को इंगल्फ करता है और बाद में यहीं से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन को भी यहीं से एब्जॉर्ब करेगा और CO2 को भी यहीं से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कौन कर रहा है? इनकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ये काम करती है, और ये डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, और CO2 को बाहर एग्जिट कर देते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह से डिफ्यूजन का यूज करके ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करा पाते हैं आराम से। तो ये तो हुआ एक्वेटिक एनिमल के बारे में बात। अब इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जो ब्रीदिंग की रेट होती है वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल कौन से होंगे? जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल में
जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो मच फास्टर होती है, वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। किसके कंपैरिजन में? टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है ये पूछा जाता है। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मान के चलिए 5-6 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल सा आंसर ये है कि अगर बात करें हम लोग वाटर की, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? काफ़ी कम होता है। जबकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? वहाँ पे O2 का अमाउंट हाई होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो होगा क्या? अब जिंदा तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को भी रहना है, वहाँ पे ऑक्सीजन कैसी है? कम अमाउंट में है। तो वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन को कैरी आउट कराने के लिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट उनकी बॉडी में प्रॉपरली रेस्पिरेशन हो पाए। अब जब ज़्यादा ऑक्सीजन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। दे ब्रीद एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बात समझ में आ रही है ना? कितना सिंपल सा यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। The aquatic animals breathe faster than the terrestrial animals because aquatic animals utilize oxygen dissolved in water for the respiration. पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, बात समझ में आ गई है। But the amount of oxygen dissolved in water is less than the amount of oxygen present in air. एयर में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे काफ़ी कम ऑक्सीजन हमारी वाटर में प्रेजेंट होती है। सो एक्वेटिक एनिमल्स ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड हेंस दे ब्रीथ एट अ फास्टर रेट। तो वे क्या करेंगे? जब कम ऑक्सीजन है तो प्रॉपर्ली अपनी ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से उन्हें तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा, उनकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये पूरा प्रॉपर आंसर है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पार्ट नंबर ए पढ़ा, कौन सा? रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। मैंने आपको ये समझा दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में गिल्स होते हैं, वो उससे सांस लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले ऐसे हैं जिनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले हैं ये फास्टर ब्रीदिंग करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले, ठीक है। चलो अब आती है बात रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे ये अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, ग्रास होपर है, फ्रॉग है, ये सारे हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल में काउंट होते हैं। इसमें से फ्रॉग थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि फ्रॉग पानी में भी रह लेता है। इसमें ड्यूअल टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, है ना। इसमें स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है और इसमें गिल्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म आप मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों जगह सर्वाइवल कर सकता है, इसलिए इसको एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको टेरेस्ट्रियल एनिमल में काउंट करके इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि ये ज़मीन के बाहर जब रहता है तो क्या होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। तो ये ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको यूज़ करेंगे। अब उसको वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में? वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में उसके लिए गॉड ने अलग अलग तरह के ऑर्गन क्रिएट किए हुए हैं। जैसे एनिमल्स हैविंग मॉइस्ट स्किन, जिनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट होती है, गिलगिली सी स्किन होती है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, लीच है, जोंक जिसको बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? ये अपनी स्किन का यूज़ करते हैं। इनकी स्किन एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करती है और अपनी स्किन से ही ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन हो जाने के बाद वहीं से ये CO2 को बाहर कर देते हैं। तो यही काम फ्रॉग में होता है जब वो पानी से बाहर होता है, और यही काम अर्थवॉर्म में होता है, यही काम लीच में होता है। तो ये सारी जो ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट स्किन वाले होते हैं उनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको लिस्ट डाउन करके ऑर्गेनिज्म के नाम दे देगा और बोल देगा कि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम लिखो या इनमें रेस्पिरेटरी सरफेस कौन कौन सी होती है वो लिखिए। तो आपको काफ़ी सारे लिस्टिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हो गया हमारा, बटरफ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया, ग्रास होपर, देखो सब ऑलमोस्ट एक जैसे सही हैं। इन सब के इसी तरह के हाथ पैर से होते हैं, तो ऑलमोस्ट इसलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया है। कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, ग्रास होपर है। तो इन सब की बॉडी के अंदर क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये ट्रैकिया सब में अलग अलग तरह का होता है। ट्रैकिया हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में सिंपल है, पाइप की तरह होता है। इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रैकिया की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग तरह की होती है। तो ट्रैकिया एक कॉमन नेम है, एक विंड पाइप जैसी स्ट्रक्चर का एक कॉमन नेम है। स्ट्रक्चर ट्रैकिया की अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाई जाएगी। तो कॉकरोच के अंदर भी क्या हो गया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया। बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ग्रासहोपर में भी क्या हुआ? ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करता है। तो ट्रैकिया नाम याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल की कहानी खत्म हो जाती है। अब इसमें
टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं भाई। हम लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स तो देख लिए, बट जो बड़े बड़े एनिमल्स हमारे चारों तरफ होते हैं ये भी तो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं भाई। जिराफ है, एलिफेंट है, पैंथर है हमारे पास, है ना। इसी तरह से बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, या फिर ये हॉर्स है। ब्लू व्हेल भी तो होती है हमारे पास। ब्लू, आपको कहोगे ब्लू व्हेल तो पानी के अंदर रहती है। ब्लू व्हेल एक मैमल है, और मैमल को भी मैं यहीं पे काउंट कर रहा हूँ। मैमल मतलब जो एग नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें मैमल्स बोलते हैं। ब्लू व्हेल भी एक मैमल में आती है, इसलिए ब्लू व्हेल के अंदर क्या गिल्स नहीं होते। ध्यान रखना, ब्लू वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं। ब्लू वेल मैमल होने की वजह से हमारी तरह ही है, उसमें भी हमारी तरह लंग्स होते हैं। तो जितने भी तुम्हें फोटो में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जितने भी तुम्हें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं ज़मीन पर रहने वाले, जिनमें से एक एक्सेप्शन है पानी में रहने वाली ब्लू वेल, इन सब के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। इन सब के अंदर अलग अलग तरह के लंग्स प्रेजेंट होते हैं। उन लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर सब में अलग अलग तरह की होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कराते हैं, जिसमें इंसान भी आ जाएंगे, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। हल्का सा ध्यान रखिएगा कि लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सब में जितनी भी फोटो में है ना, सबके अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं अलग अलग तरह के। ब्लू व्हेल का नाम भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट इज अ मैमल, तो ये भी इसी कैटेगरी में रखी जाएगी। ठीक है ना। चलो देखो, थोड़ी सी इंटरनल डिटेल के लिए डायग्राम्स मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे निकाले हुए हैं। बर्ड्स के अंदर देखो इस तरह की, ये पिंक कलर से तुम्हें नजर आ रहे हैं, ऐसे लंग्स होते हैं। इसके अलावा लिजर्ड है, लिजर्ड में जो बलून जैसी ब्लू कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं, ये इसके लंग्स होते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको पीछे दिखाए हैं, इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, इनमें ऐसे होते हैं, इनमें अलग तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो सबकी बॉडी इंटरनल सबके अलग अलग पार्ट तरह होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल कुछ डायग्राम हमारे पास हो गए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जैसे चिकन है। चिकन ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो उसके अंदर लंग्स होते हैं। ये हमारे पास मकड़ी है, स्पाइडर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अलग तरह की, जिनको बुक लंग बोलते हैं, ये होते हैं। यहाँ पे फिश है, फिश में हमने लोगों ने पढ़ लिया गिल्स होती हैं। इनमें से ब्लू व्हेल को अगर देखें तो ब्लू व्हेल ए मैमल होने की वजह से वो बच्चों को जन्म देती है, एग ले नहीं करती, इस वजह से उसमें लंग्स होते हैं। ब्लू व्हेल एक एक्सेप्शन हो गया। ये हमारे पास जो कांटों वाले पेड़ पौधे होते हैं उसके एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू अपना रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे कैटरपिलर हो गया, ये है ना। कैटरपिलर में ये छोटे छोटे से इसकी बॉडी पे होल्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्पायरेकल्स बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये स्पायरेकल इनकी बॉडी में एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करता है। तो ये सारे के सारे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को दिखा दी, ताकि डायग्रामेटिक व्यू में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रह सकें। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपको बेसिक मैंने आपका सारा पढ़ा दिया। अब फाइनली जो डिटेल में बात आएगी, अब जो को पीछे जितने भी डायग्राम्स आए ना, ये कोई डायग्राम नहीं बनाना है अभी आपको, कोई डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल जितने भी आए हैं। अब जो यहाँ से ये डायग्राम आएगा, ये वाला डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में प्रॉपरली, क्योंकि ये ह्यूमन इंसानों में रेस्पिरेशन की बात हो गई, तो जब ह्यूमन्स में रेस्पिरेशन की बात आएगी तो वहाँ पे डायग्राम अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैंक डायग्राम बना के दे दिया जाए और कुछ जगह पे मार्किंग करके छोड़ दिया जाए, आपसे पूछा जाए उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करके बताओ कि ये लोकेशन क्या है, यहाँ पे क्या होता है। तो इसलिए आपको डायग्राम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें सीरीज ऑफ ऑर्गन से बहुत सारी चीजें मिलके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लगभग ये 8 पार्ट्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। ओवरऑल हमारी जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, खैर एयर एब्जॉर्ब होती है पूरी की पूरी, उसमें से फाइनली जो ऑक्सीजन जाती है लंग्स तक, वो फाइनली इन सब प्रोसीजर से पास आउट होते हुए जाती है। जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी नोज़ जो होती है, नोज़ के अंदर 2 होल्स होते हैं फ्रंट में, तो उन नोज़ के होल्स को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। तो नोज़ या नॉस्ट्रल कहानी यहीं से शुरू होती है कि हम लोग जो सांस लेते हैं अपनी नाक से लेते हैं, नाक में 2 होल्स होते हैं फ्रंट फेस पे, उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। तो यहाँ से एयर को आपने एब्जॉर्ब करा, वो एयर ऊपर की तरफ गई, जो स्पेस है नाक के ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं नेसल कैविटी। और उसके जस्ट बाद जब ये नीचे उतर के जाएगी इस जगह पे, जो आपको ये कॉमन सा रीजन नजर आ रहा है, ये स्पेस कहलाता है हमारे पास क्या, नेसल पैसेज। तो ये एरिया हमारा हो गया नेसल पैसेज। पैसेज मतलब रास्ता। ठीक है, तो नेसल कैविटी के जस्ट बाद ये हिस्सा नेसल पैसेज हो गया। उसके बाद आपको एक ये जगह दिखाई दे रही होगी जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से खाना भी आता है और आपकी एयर भी आती है। कॉमन पैसेज होता है खाने का और एयर का।
फूड और एयर दोनों यहाँ से पास आउट होके जाते हैं। ठीक है, फेरिंग्स से ऊपर का हिस्सा तो नेसल कैविटी हो गया, ठीक है, नेसल पैसेज हो गया, और यहाँ पे हमारा ये फेरिंग्स हो गया। ये जो स्पेस है, फेरिंग्स कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चोंच है, कुछ है। फेरिंग्स जो ये जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस को, इसी को फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स कॉमन पासेज होता है जहां से फूड और एयर दोनों पास आउट होते हैं। फेरिंग्स के जस्ट नीचे हमारे पास जो ये आपके ऑरेंज से कलर में नजर आ रही होगी, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये लैरिंग्स कहलाती है, जिसको हम ना वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। हमारी जो आवाज़ निकलती है वो लैरिंग्स के थ्रू निकलती है। लैरिंग्स जो हमारे पास है इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और इस लैरिंग्स के अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होती हैं। अगर 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है साउंड्स, तो वहाँ पे इसको बताया जाता है कि हमारी बॉडी में अंदर गले के अंदर लैरिंग्स होता है, और इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और ये आपस में वाइब्रेट करती हैं, तब जाके आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये वोकल कॉर्ड्स वाला सेक्शन हो गया। इसके जस्ट बाद जो ये पाइप नजर आ रहा है तुम्हें लॉन्ग सा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। पाइप पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोलेंगे। ट्रैकिया की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये ट्रैकिया वाला पाइप बाद में जाके 2 ब्रांचेस में टूट गया। ये दोनों ब्रांचेस 2 अलग अलग लंग्स के अंदर एंटर कर जाती हैं। इन दोनों ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ची मत बोलना इसको, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। कि ट्रैकिया वाले पाइप की 2 ब्रांच बनी, इनको हमने ब्रोंकाई बोल दिया। अभी ये ब्रांच लंग्स के अंदर जाके देखो आप, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो गई हैं। अब जो ये ब्रोंकाई की छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हैं, इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो अगला पार्ट हमारा ब्रोंकियोल्स लिखा हुआ है। और ब्रोंकियोल्स जो होती हैं कि भाई इस तरह से हमारे पास ट्रैकिया आ रहा था, ट्रैकिया की इस तरह से ये 2 ब्रांच बन गई। यहाँ से मैं आपको समझाऊँ, अगर ये 2 ब्रांचेस में से ये ब्रांच हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर गई, ये ब्रांचेस अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से सब पार्ट में टूट गई, तो इन सब पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। और इन ब्रोंकियोल्स के अपर सरफेस पे मिलियंस में आपकी बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको अलग से दिखाऊंगा बाद में, मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे बना के समझा रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी ये गोल गोल स्ट्रक्चर होती हैं, गुब्बारे जैसी, इनको हम लोग बोलते हैं एल्वली। क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं। इन एल्वलीज के अंदर ही जाके आपकी ऑक्सीजन भरती है, ध्यान रखना। तो ये गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर जो होती हैं, जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे हैं, यहाँ पे तो खैर आपको अभी नज़र नहीं आएंगी, तो ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो मैंने ये ग्रीन कलर के डॉट बनाए हैं ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे, इनको हम एल्वली बोलते हैं। और फाइनली जो ये स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रही है रेडिश कलर में, ये क्या है, आपके लंग्स हैं। इसके अलावा एक और 9th इंपॉर्टेंट ऑर्गन और लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 9th नंबर डाल के, इसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। तो डायाफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लंग्स अपने आप ना तो आपके फूल सकते हैं, नहीं सिकुड़ सकते हैं, लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये डायफ्राम की जो लेयर होती है ये हेल्प करती है। बात समझ में आ रही है। इस तरह का ये एक फ्लैट कवर जैसा होता है जो लंग्स के नीचे लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और इसकी हेल्प से लंग्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाते हैं, उनमें आसानी से हवा भर पाती है और वो हवा छोड़ पाते हैं। तो डायफ्राम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टोटल 9 पॉइंट्स मिला के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिज़ाइन होता है। ठीक, अब इस 9 के 9 पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में हमें पढ़ना है। तो अब ये आप डायग्राम बनाओगे अपनी नोटबुक में और ये सबको नोट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोज़ या नॉस्ट्रल से। ठीक है, अब पहला सेक्शन है नोज़ या नॉस्ट्रल। काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ, कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे आपको बता दूंगा। देर आर 2 नॉस्ट्रल्स एट द एक्सटर्नल एंड ऑफ द नोज। भाई 2 नॉस्ट्रल होते हैं हमारी नाक के फ्रंट सरफेस पे। दे आर सेपरेटेड बाय अ कार्टिलेजिनस वॉल कॉल्ड सेप्टम। दोनों होल्स के बीच में एक दीवार होती है ना, दोनों में एंट्री एक साथ थोड़ी ना होती है, तो दोनों के बीच में एक दीवार जैसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। वो एक तरह के कार्टिलेज से बनी हुई होती है, कार्टिलेज एक टिश्यू होता है, तो सेप्टम बोलते हैं वॉल को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वहाँ से आपने एयर एब्जॉर्ब कर ली, तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स। ओके, अब नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटी छोटी बालों जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिनको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। याद करो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिलिया हुआ करती थी, इसी तरह से आपकी नाक के अंदर भी छोटे छोटे से बालों जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको सिलिया बोलते हैं। वो क्या करती हैं, वो आपके लंग्स के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं, उनको वहीं पे रोक लेती है। इसलिए आपको नोज टाइम टू टाइम साफ करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो नोज के अंदर मैल जमा है, वो बाहर से जो आपने एयर एब्जॉर्ब करी, उसके डस्ट पार्टिकल्स थे जो उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिए, और बाकी बची कुची एयर आपके लंग्स में पहुंच गई। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो भैया आप धीरे धीरे करके डस्ट भी अपने लंग्स में पहुंचा दोगे, और आफ्टर समटाइम्स आपके लंग्स जो है ना आधे से ज़्यादा मिट्टी से भर चुके होंगे, फिर तो इंसान मर जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे पानी में किसी को डुबा देते हैं तो कहते हैं उसकी डेथ हो गई, तो पानी में डूब जाने की वजह से उसके लंग्स में पानी भर जाता है। अब इन गॉड ने लंग्स बनाए थे एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपने उनमें पानी भरवा दिया, तो अब ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो गया। जब
लंग्स भर गए पानी से तो वह ऑक्सीजन कैसे आएगी उसके अंदर। तो इसका मतलब पानी में डूब जाने की वजह से हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, उस वजह से सांस ना आने की वजह से यानी रेस्पिरेशन बॉडी में ना हो पाने की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। तो वो एक इस तरह का इंटरनल लॉजिक है, ठीक है। बात आती है नेसल पैसेज की। अब उन दो होल से आगे की तरफ बड़े नाक के अंदर थोड़ा सोचना दिमाग में। अब वहाँ पे हमें नेसल कैविटी मिली, उसी के आगे का जो रास्ता है जिसके पास होकर हमारी एयर जाएगी उसको हम नेसल पैसेज बोलते हैं। और जब एयर उससे पास आउट होकर जाती है वो थोड़ी सी हीटअप हो जाती है, वार्म हो जाएगी और थोड़ी सी ह्यूमिड हो जाएगी वो एयर जब वो नेसल पैसेज से पास आउट होकर जाएगी। हल्का सा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आएगा ये कॉमन पैसेज। तो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज फॉर एयर। आपकी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसी स्पॉट है, कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से खाना भी गुजरेगा और जहाँ से आपकी एयर भी गुजरेगी। तो वो मेन स्पॉट स्टार्टिंग वाला कौन सा होता है, वो फेरिंग्स होता है। तो नेसल पैसेज से एयर एंटर करेगी फेरिंग्स में, विच इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ओके। A slit-like passage through which air enters the respiratory tract from the pharynx is called glottis। अब pharynx से आगे जिस हिस्से में एयर एंटर करेगी उस ओपनिंग को, मान लो कि ये हमारे पास ये हिस्सा है, इसको मैं यहाँ वाले को pharynx बोल रहा हूँ, मैं इसको P लिख देता हूँ। अब इसके बाद अलग अलग रास्ते टूट गए हैं, यहाँ से एक अलग रास्ता जाता है, ये रास्ता जो है ये आपका जाता है आपके किसमें, फूड पाइप के अंदर, ये फूड पाइप का रास्ता हो गया। और जो यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है अंदर, ये रास्ता जाता है आपके विंड पाइप में, ठीक है। तो ये विंड पाइप का रास्ता हो गया। अब जो इसका ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो स्पेस है, इस जगह को, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस मान लो फेरिंग्स के बाद आपकी एयर जिस हिस्से में एंटर करेगी उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। ये ग्लॉटिस वाला हिस्सा हो गया है ना। तो ग्लॉटिस एक एरिया है जहाँ पे फेरिंग्स के बाद एयर एंटर करेगी। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। दिस इज अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, यानी ये टिश्यू का बना हुआ एक कवर होता है जो क्या होता है, एक ढक्कन की तरह काम करता है, जिसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। जब खाना निगलते हो भाई, जब खाना गले से नीचे उतरेगा तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए ना कि वो खाना आपके लंग्स वाले पाइप में यानी विंड पाइप में एंटर ना कर जाए, ना तो खाना ना ही पानी। क्योंकि अगर वहाँ पे खाना और पानी पहुँच गए तो भैया फिर हो जाएगी प्रॉब्लम, फिर तो आपको एकदम से कफ होता है और सारा का सारा वॉमिट कर देते हो आप उस सिचुएशन में। तो ऐसा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि खाना फूड पाइप में ही जाए, तो होता क्या है कि जब खाना निगलते हो तो ये एपीग्लॉटिस वाला कवर इस ग्लॉटिस वाले हिस्से को ढक लेता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे डायग्राम, एक प्रॉपर बिल्कुल अच्छा इलस्ट्रेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर है जो लास्ट में लिखा हुआ है कि व्हेन वी स्वेलो द फूड ए लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज टिश्यू का बना हुआ एक कवर है जिसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। इट कवर्स द ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस को ढक लेता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इन द लंग्स, जिससे कि हमारे लंग्स के अंदर फूड पार्टिकल्स एंटर ना कर पाएं। तो ये एपीग्लॉटिस का काम होता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दिखा देता हूँ कैसे होता है, सब चीज़ के प्रॉपर डायग्राम है, आपको सब चीज़ों का इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये ग्रीन कलर का ये आ रहा है बोलस। बोलस आपको बताया था कि आपका जो खाने का निवाला होता है, जो लड्डू सा आपके माउथ के अंदर बनता है जिसको आप निगल लेते हो, उसको बोलस बोलते हैं। ये बोलस यहाँ पे आपके माउथ के जरिए यहाँ से आ रहा है, ऊपर वाले हिस्से से एयर आ रही होगी, ये कॉमन रास्ता है जहाँ पे आके दोनों मिलेंगे जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। अब जो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। जो में ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये लाइन, ये है आपके पास एपीग्लॉटिस। फिलहाल खुला हुआ है ना, अभी देखो ये हिस्सा है हमारा लंग्स तक जाने का हमारा विंड पाइप, इसमें खाना एंटर नहीं करना चाहिए। और ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा हमारा ईसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, खाना इसमें जाना चाहिए। अब खाना जब यहाँ से उतर के आएगा यूं फिसल के, अगर ये खाना इसके अंदर पहुँच गया तो फिर तो एकदम से कफिंग होगी और आप सारा वॉमिट कर दोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी खाना इसके अंदर पहुँचा तो एक इंश्योरिटी होनी चाहिए कि जो एपीग्लॉटिस वाला ढक्कन है ये बंद कर ले, इससे कि इस तरह से कुछ ऐसे कवर कर ले कुछ टाइम के बाद ये यूं हो जाए ताकि ये रास्ता ब्लॉक हो जाए परमानेंट, और जब ये खाना निगल के यहाँ पहुँच जाए, यहाँ उतर जाए, उसके बाद ये वापस खुल जाए, क्यों सांस भी तो लेना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखना, जब खाना निगलते हो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका विंड पाइप बंद हो चुका होता है, तो आप उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस माइक्रो सेकेंड पे सांस नहीं ले पाते हो। और इतनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर होती है कि हम कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए, तो क्या कुछ लोग तो 2 या 3 मिनट तक भी अपना सांस रोक सकते हैं। खैर वो यहाँ पे जैसे ही आपका खाना यहाँ एंटर करा तो आपका खाना यहाँ पहुँचा और ये ढक्कन वापस खुल गया। देख लो जरा, बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि खाना यहाँ एंटर कर रहा है और ये हिस्सा क्या है,
ब्लॉक है, एपिग्लॉटिस डाउन हो चुका है, तो ये हिस्सा ब्लॉक हो गया। देखो इस वाले पाइप में आने का रास्ता नहीं है ना, खुद नज़र आ रहा होगा कि ग्रीन कलर में जो खाना आ रहा है ये यहाँ एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये ढक्कन पहले ऐसे था फिर बाद में कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इसने कवर कर लिया उसे ग्लॉटिस को। तो ग्लॉटिस एक जगह है जिसमें के बाद आपकी एंट्री होती है आपके लंग्स के अंदर, यानी ऐसे मान लो इसके बाद एंट्री होती है आपके ट्रैकिया के अंदर, इसको अपना विंड पाइप बोलते हो। तो इसके ऊपर एक कवर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये एपिग्लॉटिस वाला कवर ढक लेता है ग्लॉटिस को जब आप खाना निगलते हो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो उस डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके रखना कि हाँ हमारे पास बात हमें क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने तुम लोगों को यहाँ पे समझा दी, तो मैंने मिटा दिया है जो मैंने बनाया था। तो ये सेक्शन हमारे पास हमारा विंड पाइप है, ये हमारे पास हमारा फूड पाइप है, ये फिलहाल एपिग्लॉटिस खुला हुआ है, ये ऐसे मुड़ के इसको यहाँ कवर कर लेगा जैसे इसने कवर कर लिया है, जिस वजह से फूड फाइनली कहाँ पहुँचेगा, सिर्फ फूड पाइप में, विंड पाइप में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो ये फेरिंग्स वाले सेक्शन तक मैंने आपको अच्छे से समझा दी सारी बात। इसके बाद देखो नेक्स्ट बताते हैं लैरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट नेक्स्ट में जहां पे आपके पास खाना जाएगा उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैरिंग्स को अपना वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। दो वोकल कॉर्ड्स मतलब दो धागों जैसी इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं यूं, और ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं जब आपस में वाइब्रेट करेंगी इस तरह से यूं होंगी, फिर ये थोड़ा दूर दूर होंगी, तो जब वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करेंगी तब जाके आपके गले से आवाज़ निकलती है। तो आपका वॉइस बॉक्स भी यही कहलाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट बाद अब खाना कहाँ एंटर करेगा, सॉरी खाना कह रहा हूँ, लैरिंग्स के जस्ट बाद आपका जो एयर है वो कहाँ एंटर करेगी, विंड पाइप के अंदर, जिसको आप ट्रैकिया बोलते हो। तो लैरिंग्स ओपन्स इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रैकिया। इट प्रोवाइड्स द पासेज ऑफ एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द लंग्स। ट्रैकिया लैरिंग्स से एयर को फाइनली कहाँ तक लेके जाएगा, लंग्स तक लेके जाएगा। अब ये ट्रैकिया को गॉड ने अलग तरह से बनाया है। ये जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, इसके अराउंड में गॉड ने क्या करा है, इसके अराउंड में आधी सी शेप की इस तरह की जो रिंग्स हैं वो बनाई हुई है पूरे ट्रैकिया पे। बहुत सारी रिंग्स हैं पूरे एंटायर ट्रैकिया पे। ये सी शेप की भी सोचो ना कि इस तरह से अगर मेरे पास सी शेप है, इसको मैं ऐसे फिट करके यहाँ पे लगा दूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना। ऐसी रिंग्स होती हैं सी शेप की, कार्टिलेजिनस रिंग, हड्डी की बनी हुई नहीं होती। हड्डी की बनी हुई होती तो चुभती आपके गले में ये, तो ये कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई होती हैं। सी शेप की रिंग्स होती हैं जो आपके इस ग्रीन कलर के ट्रैकिया वाले पाइप के अराउंड में होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं उस सिचुएशन में जब आप सांस नहीं ले रहे थे या जिस सिचुएशन में एयर प्रेजेंट नहीं थी उस विंड पाइप के अंदर। ठीक है, तो भाई एयर आपने एब्जॉर्ब करी, उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली गई, वहां से फिर CO2 बाहर आएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके विंड पाइप में कोई हवा नहीं होगी, तो विंड पाइप पिचक के कोलैप्स ना हो जाए उससे बचाने के लिए होती हैं ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये भी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है भाई। These rings act as a support of trachea and prevent it from collapsing। उसको कोलैप्स होने से बचा देती हैं जब उसमें कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती उस सिचुएशन में। तो ट्रैकिया से बनने वाला एक क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा। इस तरह की रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं हमारे ट्रैकिया पे। अब ट्रैकिया वाली जो ब्रांच है आगे जाके दो पार्ट में टूट जाती है। आपको सिखाया था यहाँ से दो सेक्शन हो जाएंगे अलग अलग, है ना। ये दो ब्रांच टूट जाएंगी जो लंग्स के अंदर एंटर करेंगी। अब ये दो ब्रांच टूट जाएंगी जो लंग्स के अंदर एंटर करेंगी। इन दो ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और जब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाके छोटी छोटी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जो डायग्राम है ना स्टार्टिंग में आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जिसमें आपके लंग्स बने हुए हैं, उनमें जाके ध्यान से देखना। यू मस्ट नो दैट कि जो दो ब्रांचेस बनी इनको ब्रोंकाई बोला, और ये अंदर जाके लंग्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में और टूट गई, उनको ब्रोंक्यूल्स बोला मैंने। ठीक है, अब इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई लिखा हुआ है और सब डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल के एंड पॉइंट पे क्या होती हैं, बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं। एल्वली की स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना कि इसके अंदर जाके जब ये ब्रांच टूट जाएंगी अलग अलग पार्ट में तो उनके एंड पॉइंट पे बलून जैसे स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊंगा आगे, तो उन्हें एल्वली बोलते हैं। ठीक है, देख लो जरा कैसी स्ट्रक्चर होती हैं। ये आपका पूरा सेटअप हो गया, ये डायग्राम नहीं बनाना है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये हमारे लंग्स हैं, ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया की दो ब्रांच बनी, इन दोनों ब्रांचेस को बोला ब्रोंकाई। ये ब्रांचेस अंदर जाके छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस में टूट गई, इनको बोला ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड पॉइंट पे बिल्कुल जैसे ये स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर का ये पार्ट जूम करके दिखाया हुआ है, इस पे ऐसी बलून जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, इनको काट के भी दिखा रखा है, इनमें बहुत सारे स्पेस है, इन बलून जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एल्वलीज। ध्यान रखना, ये गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर एल्वली कहलाती हैं, और ये एल्वली एक जाल के अंदर घिरी हुई हैं। वो जाल को क्या बोलते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज का जाल है। इसका क्या पर्पज है आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं। तो फाइनली जो ऑक्सीजन आएगी वो ऑक्सीजन आके कहाँ पे एंटर करेगी, वो ऑक्सीजन आके इन गुब्बारों जैसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे भर जाती है। अब ये एल्वली कितनी होती है मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक लंग की बात करूं तो एक लंग में लगभग 300 मिलियन के आसपास एल्वलीज होती हैं, यानी 30 करोड़ के आसपास आपके एक लंग्स के अंदर एल्वलीज प्रेजेंट होती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत छोटी छोटी टाइनी स्ट्रक्चर कितनी ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। यही हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी सरफेस हैं, क्योंकि एल्वलीज की स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन की है गॉड ने कि वहाँ पे उसका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वो O2 CO2 को आसानी से आने देती है, उसकी वॉल्स थिन होती हैं और उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का जाल भी होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की जितने भी फीचर्स थे वो सारे एल्वली में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है, एल्वली है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई पूछे तो क्या है, लंग्स हैं। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या, जहां पे गैसेस का एक्चुअलिटी में एक्सचेंज होना है, वो जगह कौन सी है, वो जगह है एल्वली। ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को हम जरा आगे देख लेते हैं। Alveoli are balloon-like structures located inside the lungs. A large number of alveoli increases the surface area for the better exchange of gas like O2 and CO2. तो फाइनली ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो हमारी इन एल्वलीज पे ही होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस डायग्राम को विजुलाइज कर लेना, देख लेना कि रियलिटी में किस तरह की चीज़ें तुम्हें जूम करके दिखाई हुई हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो पाए इन चीज़ों के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लंग्स की हमारे पास। अभी आपको लंग्स अपने नज़र आ रहे हैं, अब बात आती है इनकी राइट और लेफ्ट की। बच्चों को बड़ा डाउट होता है, वो बताते हैं कि सर ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, क्योंकि वो राइट और लेफ्ट जो आर्ट्स तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बट इन लंग्स को अपनी बॉडी पे चिपका के देखना और थोड़ा समझना कि ये वाला जो लंग आएगा ये लेफ्ट लंग आएगा। खुद को इस जगह पे रख के देखिए तो आपको समझ में आएगी बात। और ये कौन सा आएगा, ये राइट लंग कहलाएगा। ठीक है, हर्ट जब पढ़ाऊंगा बाद में तो वहाँ भी ऐसे लॉजिक आएगा। तो लेफ्ट राइट का पंगा मत कीजिएगा। आज तक जो आपने कॉपी पे पढ़ी है कि ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लंग्स को अपनी बॉडी पे लगा के देखो कि सोचो ये लंग्स हमने उठा के अपनी बॉडी पे चिपका लिए, फिर देखो लेफ्ट राइट आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ये जो मैंने लेफ्ट और राइट लिखा बिल्कुल फिट बैठ रही है बात। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लंग्स हैं, पेयर दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एक लंग तो होता नहीं है। ठीक, टोटल 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होती हैं जो बनाती हैं केज, जिसको क्या बोलते हैं, उस केज को रिब केज बोलते हैं। पिंजरा जो होता है उस रिब केज के अंदर ये लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं, है ना। इस तरह से बना के अगर तुम्हें दिखाऊं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, यूं ऐसे होती है। आपने जैसे कभी एक्स्ट्रा देखा होगा तो तुम्हें कुछ याद होगा, हाँ ऐसी चीज़ होती है। इस तरह का जो ये पिंजरा होता है हड्डियों से बना हुआ, इसके अंदर आपके लंग्स भी होते हैं और यहाँ पे सेंटर में आपका हार्ट भी होता है। ध्यान रखिएगा, कई लोगों को डाउट होता है कि हार्ट लेफ्ट में होता है, नहीं, आपका हार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, दोनों लंग्स के बीच में पैक होता है। हल्का सा हार्ट लेफ्ट साइड वाले जगह पे टिल्टेड होता है, लेफ्ट वाली साइड पे झुका हुआ होता है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि हार्ट कहाँ पे है, लेफ्ट में है। तो जबकि हार्ट की एक्चुअल लोकेशन सेंटर में होती है लंग्स की। ठीक है, लेफ्ट साइड में हल्का सा फैला हुआ होता है, इसलिए लेफ्ट साइड में बोलते हैं लोग, जबकि एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, सेंटर में। इट मेक श्योर। ठीक है, ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब देखो पहले तो बाहर एक कवच हो गया हड्डियों का बना हुआ, जिसे रिब केज बोलते हो, उसके अंदर जो लंग्स हैं उन लंग्स के ऊपर भी डबल लेयर की कवरिंग होती है, डायरेक्ट लंग्स नहीं आएंगे, डबल लेयर की एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत प्रोटेक्शन के साथ रखे हुए होते हैं हमारी बॉडी में लंग। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लेयोरा बोलते हैं, है ना। ये नाम हल्का सा याद रखना, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो प्लेयोरा बोलते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन, इन डबल मेम्ब्रेन के अंदर जाके तब आपका लंग्स आएंगे। तो इन दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके आपको लंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो उन दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लेरा बोलते हैं। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक्सपैंड होंगे जब ब्रीदिंग के टाइम पे, भाई जब इसमें ऑक्सीजन भर जाएगी तो ये फूल जाएंगे, और जब ऑक्सीजन चली जाएगी तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इनके एक्सट्रैक्शन, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करता है इनकी, तो नीचे जो डायफ्राम, ऐसी जो लेयर कार्टिलेजिनस फ्लैप जैसी स्ट्रक्चर होती है ना इनके नीचे, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये लेयर, ये स्ट्रक्चर हेल्प करती है लंग्स को रिलैक्स या लंग्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कराने में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से लंग्स की बेसिक बात मैंने लोगों को सारी समझा दी यहाँ पे। ठीक,
अब ये लंग्स बनाना चाहोगे बना लेना, कोई इशू नहीं है, मर्जी है, क्योंकि आसान सा डायग्राम है, वो काफ़ी सारी बातें थोड़ी समझ में, क्योंकि देखो डायग्राम जितने अच्छे से बने हुए होंगे ना, थ्योरी पढ़ने में उतना मज़ा आएगा तुम लोगों को। अब नॉलेज अड्डा पे आते हैं अपने जरा फाइनली। अब नॉलेज अड्डा में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एक लंग्स में हमारी लगभग 300 मिलियन एलवली होती है। मैं आपको समझा चुका हूँ ये। हमारे लंग्स इतने हल्के होते हैं वेट में कि अगर इनको बाहर निकाल दिया जाए और पानी में फेंक दिया जाए तो भैया पानी में तैरने लगेंगे। ठीक है, इतने हल्के होते हैं, लंग्स की डेंसिटी इतनी कम होती है, इसलिए ये अपने आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नहीं हो सकते। इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कराने के लिए डायफ्राम हेल्प करता है। ठीक है, अब 11,000 लीटर के आसपास एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग पूरे एक दिन में ब्रीदिंग करता है। लगभग 11,000 लीटर एयर आपको चाहिए अपनी बॉडी को चलाने में। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा मैं, एयर की बात कर रहा हूँ। फिल्टर्स थोड़े ना लगे हुए हैं, बॉडी के अंदर तो पूरी एयर जाती है जिसमें नाइट्रोजन 78% होती है, तो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है एल्वली में जाके। एल्वली इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है, तो 11,000 लीटर के आसपास चाहिए एक दिन में हमें। और एक और बात, दोनों लंग सेम साइज़ के नहीं होते हैं। राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। इसका रीज़न क्या है? हर्ट की प्रेजेंस। आपको बताया था ना मैंने यहाँ पे कि हर्ट सेंटर में प्रेजेंट है, थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे फैला हुआ होता है, तो हर्ट को यहाँ पे जगह चाहिए लेफ्ट वाली साइड पे, तो लेफ्ट लंग हल्का सा छोटा होता है, राइट लंग हल्का सा बड़ा होता है। मामूली सा दोनों में फ़र्क होता है हर्ट की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, ध्यान रखना, राइट लंग इज स्लाइटली बिगर। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप पे कंप्लीट होता है। जस्ट एक हैव अ लुक, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक सारा मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं? सबसे पहले होती है ब्रीदिंग, कि आपने सांस ली, ऑक्सीजन आपके एल्वलीज में आके भर गई, वहां तक की बात अभी खत्म हो गई ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन आके भर गई। फिर है गैसियस ट्रांसपोर्ट। अब गैसियस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? अब सुनना ज़रा ध्यान से। ये मेरे पास मेरी एल्वली की दीवार है, ये क्या है? मेरी एल्वली है, इनके अंदर भरी हुई है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है? यहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोटे छोटे सी आरबीसीज बना देता हूँ मैं, है ना, इस तरह से हमारे पास ये ब्लड जा रहा है। अब होगा ये कि यहाँ से एल्वली के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ जाएगी, और जो इसके अंदर CO2 है वो वापस यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गई, और ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा के आगे लेके जा रहे होंगे। इन सबके पास क्या होगी? O2 होगी, और ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी वाले हिस्से में, यानी बॉडी के आगे के टिश्यूज तक कैरी आउट होके जा रही होगी। बात समझ में आ रही है ना भाई? एल्वली की बलून की दीवार है, यहाँ से ऑक्सीजन को उठा लिया ब्लड ने, यानी डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन वाला प्रोसेस काम करता है। एल्वली में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ O2 आ गई, आपका ब्लड पूरी बॉडी से ज़्यादा CO2 इकट्ठा करके लेके आया, तो CO2 ने इसको वापस दे दी, जो आप एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हो। अब ऑक्सीजन को लेके ब्लड आपका जा रहा है, अब बॉडी टिश्यू तक ये लेके जाएगा। अब होगा क्या? घूम के ज़रा आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से बॉडी टिश्यू के अंदर ये आपका इसको लेके आया ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे से जो व्हीकल्स हैं, आप व्हीकल्स मान लो इनको, ये लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये जगह है इस साइड की, ये है हमारे, सपोज करो कि बॉडी सेल्स। ठीक है, ये है हमारे बॉडी सेल्स। अब क्या कर रहे हैं ये बॉडी सेल्स? क्या करेंगे? अब ऑक्सीजन इन पे से उतर जाएगी और यहाँ पे एंटर कर जाएगी। सारे बॉडी सेल्स अपनी ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, और इनसे जो CO2 है, भाई बॉडी के सेल्स ने रेस्पिरेशन कराया होगा ना, उन्होंने ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब कर ली और CO2 फालतू बची, तो उन्होंने CO2 उनको वापस दी कि भैया ये लेते जाओ तुम। देखो वही साइकिल चलती जाती है कि यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन आई थी वो ऑक्सीजन उन्होंने बॉडी सेल्स को दे दी, बॉडी सेल्स ने रेस्पिरेशन कराया, रेस्पिरेशन कराने के बाद CO2 वापस निकाल दी, ये CO2 वापस घूम के ऐसे चल के आई यहाँ पे, और ये CO2 एल्वली तक पहुंची, ये CO2 फिर वहां से एल्वली में पहुंच गई और लंग्स के थ्रू वहां से बाहर कर दी गई, और ऑक्सीजन जो आई थी वो ऑक्सीजन को लेके फिर दोबारा से चल दिए, और दोबारा से कहाँ पहुंचे? बॉडी सेल्स तक पहुंचे। तो यही सर्कुलेशन फाइनली चलता रहता है। जब बॉडी सेल के पास फाइनली ऑक्सीजन पहुंच जाती है, भाई गैसेस ट्रांसपोर्ट हुआ, इस तरह का एक्सचेंज हुआ, ये गैसेस ट्रांसपोर्ट में आया कि O2 लिया, CO2 दे दिया। उसके बाद क्या होगा? ये ऑक्सीजन लेके पूरी की पूरी बॉडी के टिश्यूज तक जाया जाएगा, तो ये टिश्यू रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद फाइनली क्या होगा? टिश्यू रेस्पिरेशन होने के बाद कि ये ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स को दे दी जाएगी। या बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? बॉडी के सेल्स खुश हो जाएंगे, कह रहे हैं अच्छा ग्लूकोज तो पहले से ही था हमारे पास, ग्लूकोज तो आई गया था ना पहले से न्यूट्रिशन के टाइम पे, वो कहेंगे ग्लूकोज पहले से ही है हमारे पास, ऑक्सीजन मुझे तुमने ला के दे दी, तो मेरे तो मज़े आ गए यहाँ पे, तो ग्लूकोज भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। अभी ये कराएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट के साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी, 2 ATP के मॉलिक्यूल, और उसके बाद आपकी प्रोसीजर आपको अच्छे से पता है, वहाँ पर फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी।
क्रेब्स साइकिल आपकी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और वहाँ पे आपके पास 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और 36 ATP बनते हैं, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बन चुके होंगे ना, और 36 वहाँ पे, तो 38 ATP हो जाते हैं फाइनली। तो होप कि ये कहानी जो बॉडी के अंदर कैरी आउट हो रही होती है आपको समझ में आई होगी। और डिटेल में देखना है डायग्राम में देख लो, वही डायग्राम और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है। तो डायग्राम चाहोगे अपनी कॉपी में अपनी नॉलेज के लिए बना लेना, ये एग्जाम में आपके कहीं काम नहीं आएगा। आपको अपनी नॉलेज के लिए चाहिए कि हाँ हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, कि हमें समझ में आ रहा है एग्जैक्टली ऑक्सीजन जो हम अपने लंग्स में भरते हैं उसका होता क्या है। तो ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करा रहा है। एल्वेली वाला पोर्शन है, ऑक्सीजन को यहाँ पे भर दिया गया। ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हीमोग्लोबिन। आपकी जो ये रेड ब्लड सेल्स है, जो बटन तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, दीज आर नॉन एज RBCs, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। RBC के बारे में जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में, वहाँ पे आपको समझाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन वाले हिस्से में कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या करते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं सारी की सारी। ये रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि इनमें रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, इसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हीमोग्लोबिन के बिना तो आपकी जान चली जाएगी। ये तो सब काम यहीं पे कर रहा है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन एक गाड़ियाँ है, एक तरह से कार हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं, ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठाती हैं। जैसे ही हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठता है तो गाड़ी मॉडिफाई हो जाती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में हमारी बॉडी के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। यानी एक गाड़ी आ रही है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन बैठी हुई है। ये गाड़ी पूरी बॉडी में चलती है, सब टिश्यूज के पास आई, एक स्पेसिफिक बॉडी सेल मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। अब इस गाड़ी का क्या काम है भैया, ये गाड़ी क्या करेगी, कहेगी ऑक्सीजन को अब तुम उतर जाओ, तुम्हारा डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया। तो ये ऑक्सीजन उतर के बॉडी टिश्यू के पास चली जाएगी और बॉडी टिश्यू खुश हो जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन मिल गई, अब वो रेस्पिरेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये आती है, क्या ये गाड़ी CO2 को लेके नहीं आनेगी, ऑक्सीजन यहाँ पे दे दी तो CO2 को तो वापस आना चाहिए। CO2 वापस ये गाड़ी लेके नहीं आती है, या ये कह लूँ कि जितनी भी CO2 आपकी बॉडी सेल्स ने यहाँ पे फेंक दी होगी बाहर, तो उसका 80% हिस्सा जो है, 80% हिस्सा ब्लड का प्लाज्मा जो होता है उसमें घुल के आता है, और 20% हिस्सा जो है आपकी ये RBC या आपका हीमोग्लोबिन लेके आता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आएगा एक आगे कि सर इस तरह के हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आई थी उसको हीमोग्लोबिन ने अपने ऊपर बैठाया और के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसी पूरी बॉडी में ये पहुंचे, बॉडी सेल्स के पास तक पहुंचा ये RBC का मॉलिक्यूल, इसने ऑक्सीजन को उतार के वापस यहाँ फेंक दिया, तो वापस सिर्फ हीमोग्लोबिन बन गया ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। क्या ये CO2 लेके नहीं आएगा, तो आंसर है नहीं। हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ 20% CO2 लेके आता है यहाँ पे, जिसको यहाँ दिखाया नहीं गया है। सिर्फ 20% CO2 RBC, यानी ये RBC के अंदर तो हीमोग्लोबिन होता है, तो ये 20% लेके आता है। बाकी ब्लड का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है उसके अंदर घुल के आती है। पता है आपको ब्लड के अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं? आपका जो ब्लड है, अगर आपकी बॉडी से मैं 1 ml ब्लड निकाल लूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप मुझे मिलेंगी? मुझे उसमें सबसे ज़्यादा 90% मिलेगा प्लाज्मा, उसके बाद मिलेंगी मुझे उसमें RBC, उसके बाद मिलेंगी मुझे उसमें WBC, उसके बाद मिलेंगी मुझे उसमें प्लेटलेट्स। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर आपका खून बना हुआ है, ध्यान रखना। उसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर RBC प्रेजेंट है, बाकी इनमें से किसी और का कोई कलर नहीं होता। ठीक, ये कहानी आपको पूरी समझाऊंगा आगे के चैप्टर्स में। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार जहाँ डाउट हो वीडियो को रिपीट करना फिर से, भैया एक बार फिर से देख लेना, मैंने सब समझा दिया तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। NCERT के जितना पढ़ाया है, अगर वो सुना है समझा है तो सब कुछ ईजी है। NCERT ये पूछ रही है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं इंसानों में, अभी आपको समझाया। ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट होती है कैसे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब कर लेता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ब्लड के अंदर ट्रांसमिट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 का जरा अलग ही अंदाज है। CO2 2 फॉर्मेट में ट्रांसफर होती है। CO2 के ट्रांसपोर्ट के 2 मेथड हैं। 80% ऑफ हिस्सा जो है CO2 का, वो क्या होता है, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर घुल जाता है। जब सेल्स छोड़ते हैं ना CO2 को, तो वो
ब्लड के प्लाज्मा में घुल जाता है। तो CO2 गैस डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा फॉर्मिंग बाइकार्बोनेट आयंस, और क्या बना लेता है यहाँ पे, ये बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा और फाइनली कहाँ पे आएगा, एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, लंग्स की ओर बढ़ना शुरू करेगा ना भाई, सारी CO2 बॉडी से इकट्ठा होकर लंग्स में आके भर जाएगी एल्वलीज में और वहाँ से बाहर फेंक दी जाएगी। तो वो आई कैसे पूरी बॉडी से इकट्ठा होके, वो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर घुल के आई हैं। ठीक है, अब ब्लड उसको कैसे चला के लेके आता है, तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ाऊंगा ह्यूमन हार्ट वाली बात वहाँ समझ में आएगा। ठीक, तो CO2 का 80% हिस्सा ब्लड प्लाज्मा में घुल के आता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्मेट में, और 20% जो हिस्सा CO2 का है वो हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है और फाइनली क्या करता है, किसकी हेल्प से बनता है, अमीनो एसिड्स जो हैं ये कैरियर हैं, अमीनो एसिड 20% बची कुछ CO2 को ज़बरदस्ती इन हीमोग्लोबिन की गाड़ियों पर बैठा देते हैं कि भैया इन्हें तो ले जाओ कम से कम, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक स्पेशल बंदा है, ये कह रहा है ऑक्सीजन वालों को लेके जाता हूँ मैं। तो एक हीमोग्लोबिन कितने और एक गाड़ी कितने ऑक्सीजन को ले जाएगी, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो हीमोग्लोबिन वाली गाड़ी ऑक्सीजन को बिठाती है, CO2 को बिठाने का इसका मन नहीं करता, बट फाइनली क्या होता है, जब मजबूरी होती है अमीनो एसिड की बात सुननी पड़ती है, तो अमीनो एसिड की बात सुन के ये 20% ऑक्सीजन को बैठाने के लिए तैयार हो जाती है, और ये हीमोग्लोबिन बाकी की बची कुछ 20% ऑक्सीजन को वहाँ से पूरी बॉडी से इकट्ठा करके लाके कहाँ छोड़ देता है, एल्वली में छोड़ देता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, RBC का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इसी की वजह से हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं या हमारा जो खून होता है वो लाल रंग का होता है। तो ये याद रहेगा, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, इससे बेटर आंसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इसका। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये। ठीक है, चलो, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब इंसानों में लंग्स किस तरह से डिज़ाइन किए हैं गॉड ने कि उससे हम लोग गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज करा पाएँ, या इसकी जगह क्वेश्चन में एल्वली वर्ड भी हो सकता है कि एल्वलीज को गॉड ने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है जिससे कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम ऑफ गैसेस प्रॉपर एक्सचेंज हो पाती हैं। तो हमें पता है कि लंग्स के अंदर क्या है, एल्वलीज प्रेजेंट होती हैं, बलून जैसे स्ट्रक्चर हैं इनको एल्वलीज बोलते हैं, वो प्रेजेंट हैं, और उन एल्वलीज की वजह से ही जो टोटल सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हो जाता है। एल्वलीज की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है। अब अगर सरफेस एरिया मैक्सिमम हो गया, उस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज हो पाएगी, और जो ये एल्वली जैसे स्ट्रक्चर हैं इनकी जो वॉल है, ये वॉल भी कैसी होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं। इसके अलावा ये जो वॉल्स होती हैं ये परमिएबल होती हैं, किसके लिए, परमिएबल टू O2 एंड CO2, है ना, O2 एंड CO2 इनके लिए परमिएबल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराया है इन्होंने, तो सारे फीचर ऑलमोस्ट जो रेस्पिरेटरी सरफेस के होते हैं वो सारे किसने प्रोवाइड करा दिए, वो सारे एल्वली ने प्रोवाइड करवा दिए। तो इसलिए एल्वलीज के प्रेजेंट होने की वजह से ये एल्वलीज हमारी बॉडी के अंदर एक लार्ज नेटवर्क बना रही हैं और प्रॉपर्ली गैसेस का एक्सचेंज करा पाती हैं। ये भी है, ये भी है। इसके अलावा इन एल्वलीज के चारों तरफ क्या होता है, आपने देखा था बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड सप्लाई में भी ये एल्वलीज रिच होती हैं, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे से पता है ना, इन एल्वलीज में जो ऑक्सीजन आई है उसको लेके कौन जाएगा, उनको लेके हमारा ब्लड जाएगा, ब्लड के अंदर का हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो सारे फीचर्स एल्वली में प्रेजेंट हैं और ये एल्वली हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, इसलिए हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, चलो देख लो एक और एक्सपेंडेड एक वास्ट व्यू तुमने दिखा रखा है। इस तरह की बलून जैसे स्ट्रक्चर हैं जो चारों तरफ से ब्लू और लाल रंग की पाइपलाइन से घिरी हुई है, इन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, इनके अंदर ब्लड दौड़ता रहता है। ठीक है, देख लो ये बलून है पूरा का पूरा, वहाँ से बॉडी के अंदर से आ रहा है, ये CO2 को भर भर के आ रहा है, CO2 को लाके यहाँ पे छोड़ देगा, ऑक्सीजन को लेके जाता रहेगा और इस तरह से फाइनली बॉडी के अंदर पहुँचता रहेगा। ये सर्कुलेशन चलता रहता है बॉडी के अंदर। डायग्राम सिर्फ ये दोनों अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने नहीं हैं। ठीक है, चीज़ें हर तरह की चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि आपको दिमाग में छप जाए कि हाँ एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है, चीज़ों को रटना ना पड़े और चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आए। ठीक, एक और क्वेश्चन NCERT से, What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? वो कह रहे हैं अगर हीमोग्लोबिन की गाड़ियाँ नहीं हुई, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या होगा। सोचो ज़रा, अब हीमोग्लोबिन कैरियर किसका है, ऑक्सीजन का कैरियर है। आपकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो आप समझ चुके हो ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है।
अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा या कम अमाउंट में होगा तो ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा? गाड़ियाँ कम पड़ जाएंगी कि ऑक्सीजन तो लंग्स तक आई बट उनको लेके जाने के लिए पूरी बॉडी में कैरियर नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, गाड़ियाँ प्रॉपर नहीं हैं, तो आपकी बॉडी के सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। अगर बॉडी के सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो बॉडी के सेल्स अपना प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं करा पाएंगे, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन सही से नहीं होगा तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो पूरी बॉडी में थकान और वीकनेस रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिम्टम होता है कि अगर आपकी बॉडी में थकान रहने लगती है, आप बार बार आप थकने लगते हो, थोड़ा सा काम करते हो आप तब तक थक जाते हो, इस वजह से थोड़ा सा आपने कुछ भी वर्क किया तब आपके अंदर फटीग आ गया, तो इस तरह से बार बार जो टायर्डनेस फील होती है तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डाउन चला गया हो। तो आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना चाहिए। हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है प्रॉपर, जिससे पता लगता है कि आपकी बॉडी में आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एज टू एज डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। तो रिपोर्ट जब आती है ब्लड की हीमोग्लोबिन रिपोर्ट, तो उससे पता लग जाएगा कि हीमोग्लोबिन का लेवल प्रॉपर है या फिर कम है। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो उस डिजीज़ को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया का फिर इलाज करने के लिए डॉक्टर आपको प्रॉपरली कुछ आयरन के टॉनिक्स देगा या बोलेगा हरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो खाइए, क्योंकि उन सब चीज़ों के खाने से आपकी बॉडी में प्रॉपर आयरन बनेगा, और आयरन वाला जो ये केमिकल होता है ये ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ, हीमोग्लोबिन की बॉडी में अगर कमी होती है तो उस डिजीज़ को एनीमिया बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन क्यों ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम कर रहा है, भाई ऑक्सीजन को लेके वही जा रहा है। ऑक्सीजन अगर नहीं गई, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी सफिशिएंट अमाउंट में तो सेल्स में रेस्पिरेशन कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा तो भैया टायर्डनेस और फैटीग मतलब थकान आपको फील होगी। तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसको सुन लेना जो मैंने आपको बातें बताई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजंस पूछे हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स होती हैं ना, सी शेप की रिंग होती हैं, वो क्यों होती हैं? सो दैट ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, उससे बचाने के लिए वो रिंग्स होती हैं। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब क्या होता है? बची कुची, थोड़ी बहुत एयर लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, लंग्स कभी भी एम्प्टी नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इसके दो बेसिक रीजंस हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला ये है कि भैया रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर लंग्स के अंदर से सारी ही एयर निकल गई, सब कुछ निकल गया, तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं और उसके अंदर जो ब्रोंकियल्स और उसके अंदर जो एल्वलीज हैं वो पिचक के फट सकती हैं सारी की सारी। इसलिए लंग्स की कोलैप्सिंग ना हो जाए, उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी बची कुची जो एयर हमारे लंग्स में बचती है, हर टाइम प्रेजेंट रहती है, वो लंग्स की कोलैप्सिंग को बचा रही है। और उसके अलावा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होने के लिए प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करवा रही है, सो दैट आसानी से O2 और CO2 को एक्सचेंज हो सके। ठीक है ना, तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर के प्रेजेंट होने के लंग्स में। मेरी बात हमेशा ये ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस आपको पीपीटी में करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें बार बार रिपीटेड नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, यू विल केम टू नो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना कंटेंट आपको एज इट इज़ एग्जाम में आपको मिलेगा। बस बशर्ते बात यह है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है, आप कितनी ध्यान से बातों को सुनते हो। पढ़ाई के टाइम पे आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप जब मोबाइल पे अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उस टाइम पे मैसेजेस मत कीजिए किसी को। अगर सपोज करो कि बीच में किसी का मैसेज आता है और आप बीच में अपना लेक्चर रोक के मैसेज का रिप्लाई करते हो, तो भैया ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल, आपकी जो फोकसिंग पावर है वो हमेशा डाउन होती रहेगी और कभी भी कुछ भी सही से नहीं सीख पाओगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप आधा घंटे का लेक्चर है, 50 मिनट का लेक्चर है, आप उसे 2 पार्ट में देख रहे हो, 1 पार्ट में देख रहे हो, बट जितनी देर भी आप अपना लेक्चर देख रहे हो उस टाइम के बीच में कोई भी दूसरा काम ना हो, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपको खाना पीना भी नहीं है। प्रॉपरली आधा घंटा ही बैठ के सही आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तब जाके आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। प्रॉब्लम यही होती है कि हम सुन नहीं पाते चीज़ों को अच्छे से, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा काम ना करो, चीज़ों को अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट। ब्रीदिंग रेट क्या होती है? अब यहाँ पे एकदम बच्चों को डाउट होता है, उनका आंसर आता है सर 72 होती है। तो भैया 72 ब्रीदिंग रेट नहीं है, 72 आपकी हार्ट बीट होती है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे आप लोग से पूछ रहे हैं ब्रीदिंग रेट, सांस जो लेते हो और छोड़ते हो।
तो अप्रॉक्सीमेट एक एडल्ट पर्सन में, नॉर्मल एडल्ट पर्सन अगर वो है, उसको अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या और कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो 12 से लेके 14 होगी। वो कोई एक्सरसाइज ना कर रहा हो, भाग रहा है, दौड़ रहा ना हो, क्योंकि जब भागते दौड़ते हो तो उस सिचुएशन में बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में उसको कोई फियर नहीं है, डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, तो उस सिचुएशन में ब्रीदिंग रेट क्या होगी, 12 से 14 के आसपास होती है लगभग पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में 12 to 14 टाइम्स वो एक्सहेल और इनहेल करता है। इसके बाद क्या पूछा है, वाई डज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज बाई 20 to 25 टाइम्स ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज। जब बहुत टफ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, भागने वाला कोई, तो उस सिचुएशन में 20 से 25 गुना ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया उस सिचुएशन में आपकी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है विग्रस एक्सरसाइज के टाइम पे, और उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए लंग्स को फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, सो दैट आपकी उस डिमांड को पूरा किया जा सके। इसलिए ब्रीदिंग रेट उस सिचुएशन में 20 से 25 गुना बढ़ जाती है। और जिनको अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, या जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है जिन बच्चों में, तो भैया वो लोग हाफने लगते हैं। उनको दौड़ा लो, आप सपोज करो किसी की बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, 1 किलोमीटर की रेस में, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, 1 किलोमीटर तो चलो छोड़ो, बहुत ज़्यादा है, 100 मीटर की रेस आप लगवा दो, 100 मीटर की रेस में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। 100 मीटर की रेस एक तो बहुत फास्ट कवर करनी होती है, तो वो 100 मीटर बिना रुके सही से दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, रीज़न वही है, बॉडी में एक्सेसिव फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो ठीक से वर्क नहीं करता है, जिससे उनकी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होने लगता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, उनकी मसल्स थक जाती हैं और वो रास्ते में ही बैठ जाते हैं। ठीक, ये थोड़े से बायोलॉजिकल रीजंस हो गए थोड़े से। अब ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं हमेशा की तरह। पहला एमसीक्यू ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। चारों में से कुछ ऐसा होगा जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में हमसे पूछा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स दैट ओपन इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रैकिया। कौन सा हिस्सा जो है ट्रैकिया में ओपन होता है, यानी ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा लिखना है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर तुम्हें पता है, आपको पढ़ा होगा ध्यान से तो याद होगा कि ट्रैकिया से जस्ट ऊपर क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट में पूछा है, विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। ब्लड का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट कराएगा और CO2 भी ट्रांसपोर्ट कराएगा। ये देखना, आप सोचना क्या बताया था। What is the form in which oxygen gas is transported from lungs to the blood stream। किस फॉर्मेट में ऑक्सीजन गैस लंग से आपके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो मैंने आपको ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का और CO2 का, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप दोगे। फिर ये 3 क्वेश्चन ये हैं होमवर्क के। आपको 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में, क्योंकि हम प्लांट्स का रेस्पिरेशन और एनिमल का रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो बता दिया था, बस आंसर लिख के देखिएगा प्रैक्टिस के लिए, कि जब हमारे पास कोई एयर प्रेजेंट बाय द डज द एयर पासेज का मतलब क्या है, ट्रैकिया की बात बोल रहे हैं कि ट्रैकिया क्यों कोलैप्स नहीं होते जब एयर प्रेजेंट नहीं होती है उनके अंदर, तो रीज़न आपको पता है। इसके अलावा एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मछलियों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो मर क्यों जाती हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आंसर राइटिंग क्लिक करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आंसर जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक काम चलेगा ही नहीं। ठीक, आफ्टर दैट एक एक वर्ड्स के इन सब के आंसर्स होंगे। आपसे पार्ट्स के नाम पूछें, आइडेंटिफाई द पार्ट्स करेक्टली मैच विद द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बींग्स की, इंसानों में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, मेरे लेक्चर सुना है तो मैंने बताया था बहुत अच्छे से। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वुडी प्लांट्स फॉर गैसेज एक्सचेंज। लकड़ी का जिनका तना होता है तो उनमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थ फॉर्म में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, कहा था ना कि इन सबके रेस्पिरेटरी सरफेस पूछ लेते हैं आपसे। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन किस में, ये इंसानों में बाय डिफॉल्ट, तो कौन सा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, लंग्स होते हैं। कार्टिलेजिनस फ्लैप, वो जो ढक्कन होता है, जब खाना निगलते हो तो ढक्कन जो होता है जिसको ढक लेता है, उस ढक्कन का नाम पूछा है। ध्यान रखना, जिस जगह को ढका जाता है उसका नाम कुछ और है, और जो कवर है ऊपर का उसका नाम कुछ और है, वो कवर का नाम लिखना है। वॉइस बॉक्स सबको पता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट फ्लैटन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब सांस लेते हो भरते हो हवा को लंग्स के अंदर, तो वो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो फ्लैट हो जाती है लंग्स के नीचे जो प्रेजेंट है, वो चटाई की तरह से, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑर्गन दैट इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, वो ऑर्गन का नाम जिसके चारों तरफ कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं।
तो भैया ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेक्चर पढ़ो, ध्यान से समझो, देखो और उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये पूरा रेस्पिरेशन का सेक्शन जितनी भी डिटेलिंग आपकी थी मैंने पूरी आपको कवर अप करा दी। इसके बाद रेस्पिरेशन से कनेक्टेड एक एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ऑलमोस्ट हर साल उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो एक्टिविटी करा के स्टार्ट करवा दूंगा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, बस रेस्पिरेशन में एक एक्टिविटी रह गई, प्रैक्टिकल एक्टिविटी जिस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जाके हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको ह्यूमन हार्ट, ब्लड और आपकी जो आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, डायलिसिस होता है, सब कुछ आपको, डायलिसिस तो खैर यहाँ नहीं आएगा, डायलिसिस तो आपको एक्सक्रीशन में बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में जानने को मिल जाएगा। तो लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जहाँ डाउट हो पूछते रहिए। तो भाई चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, आपको सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना एफर्ट अपनी तरफ से डालते हो उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए, ठीक है ना।